को पता है भाई ये तो चैप्टर्स ईजी हैं, ये मैंने पहले से भी अच्छे पढ़े हुए हैं, इनके मैंने एमसीक्यूज़ भी पहले सॉल्व करे हुए हैं, तो वो आपको फिर रिवाइज़ करने पर आपने ये ख्यालात की बौछार अपने दिमाग पे कर दी, आपका समझें फिनिश। सॉरी टू से। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, एमडी केट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, बहुत जान लगा रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी बता दी जाए, क्योंकि देखिए मेहनत सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो सही तरीक़ेकार पे मेहनत करता है, सही स्ट्रेटजी को अपना के मेहनत करता है। तो एक बात तो आप ये मेरी जहन में रखें कि अगर आपने अभी तक मेरी जो प्रीवियस एमकेट की जितनी वीडियोज़ हैं, जिससे मैंने सारी स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर अभी तक आपने कोई एक भी मिस की है और किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी दोबारा जाके वो वीडियोज़ देखें और दोबारा जाके वो देखें आपकी क्या जो है वो स्ट्रेटजी के अंदर गलती कर रहे हैं और क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये, सबसे पहले मेरी तमाम वीडियोज़ को पीछे जो मैंने बना चुका हूँ वो आप ज़रूर देख लें, उसके बाद आगे प्रोग्रेस करें। उसके बाद जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोज़ में शेयर नहीं की। उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि देखें, अक्सर मसला बच्चों को आ रहा होता है ना, वो एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर आ रहा होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व इस तरह करने कि हमारी जो चैप्टर वाइज स्टडी है वो भी हमारी अफेक्टेड ना हो और सही टाइम पे हम तैयारी कर सकें, क्योंकि एमकेट बहुत करीब है अभी। तो किस तरह आपको पढ़ना है? देखें, आपने ये करना है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपने जब एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके आपने फ़ौरन से एमसीक्यूज़ उसके बाद सॉल्व करने हैं, लेकिन ये काम आपने करना है मिड ऑफ जुलाई तक। और कोशिश ये करनी है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिगिनिंग ऑफ जुलाई तक, यानी कि एंड ऑफ जून तक ही काम कर लें। यानी कि आप जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ जो मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक चैप्टर पढ़ लिया है, अब उसके बाद फ़ौरन आपने एमसीक्यूज़ 100 एमसीक्यूज़ 150 एमसीक्यूज़ 200 300 जितने आपके पास अवेलेबल हैं, बुक सोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरह चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर सारे कंप्लीट करते जाएँ और जुलाई के शुरू होने से पहले या जुलाई के शुरू होने के बाद आप तमाम चैप्टर्स वाइज जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हों। आपकी ये स्ट्रेटजी अभी से होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये काम कर लिया, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने बिगिनिंग ऑफ जुलाई या मिड ऑफ जुलाई से लेके आपने अपने एंट्री टेस्ट तक, यानी कि आप अभी जो आपका एंट्री टेस्ट है वो 27 अगस्त को है, तो जो डेट अनाउंस हुई है अभी तक, तो बिगिनिंग ऑफ जुलाई से लेकर या मिड ऑफ जुलाई से लेकर आपने 27 अगस्त तक अब आपने क्या करना है कि आपने सारे एमसीक्यूज़ एक साथ जो है वो सॉल्व करने हैं, यानी कि चैप्टर वाइज अपनी करने हैं आपने। अब आपने सारे एमसीक्यूज़ एक साथ सॉल्व करने हैं, सारे चैप्टर्स के एक साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप 5 पेपर्स अगर आप कर रहे हैं, तो वो आप जब कर रहे हैं तो वो मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स के एक साथ एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक बुक है कैप्लान, ठीक है, तो कैप्लान आपने बुक उठाई है, तो एक तो उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं और दूसरा उसमें ऑल एमसीक्यूज़ टुगेदर एक साथ जो है वो मौजूद हैं। तो आपने चैप्टर वाइज तो आप कर चुके हैं डेफिनेटली, तो आप वो एक साथ वाले एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज की सूरत में एंड में मौजूद हैं, शुरू में मौजूद हैं, वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट एडिशंस के आपने करने हैं। सेट के अंदर भी जो है वो चैप्टर वाइज ही मौजूद हैं और सारी एक्सरसाइजेज साथ ही मौजूद होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट एमडी केट्स की जो बुक्स हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके पास समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं ना, वो सबसे पहले आपने निपटाने। ठीक है, जो आपको लगता है अब हर बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट चैप्टर्स मुख्तलिफ होंगे, तो आपको जो लगता है, जो आपके लिए मुश्किल चैप्टर्स हैं, जो आपको लगता है कि मुझे भाई ये चैप्टर कोई 3 से 4 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा एंट्री टेस्ट तक, ताकि मुझे अच्छी तरह याद हो जाए और जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाएँ। तो आ रही बस आपको समझ में कि आप सबसे पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे, बायो में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में। फिर आपको जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स लग रहे हैं उनको आप एक एक करके आप पढ़ना शुरू कर देंगे और उनको आप एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कर लेंगे, ताकि आप मैक्सिमम रिविजन्स दे सकें आप एंट्री टेस्ट तक। ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाएंगे चैप्टर्स, फिर आप इजी चैप्टर्स की तरफ आराम से आएंगे। अब आपको पता है भाई ये तो चैप्टर्स इजी हैं, ये मैंने पहले से भी अच्छे पढ़े हुए हैं, इनके मैंने एमसीक्यूज़ भी पहले सॉल्व करे हुए हैं, तो वो आपको फिर रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको पहले ज़रूर आपको अपने जो है वो क्लियर करने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे रिवाइज़ कर सकें एंट्री टेस्ट तक। अगली जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। आपको लगेगी तो हल्की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपने प्रैक्टिस करनी है टू लर्न द आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। आपको पैनिक होना ही नहीं है ड्यूरिंग द एंट्री टेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी प्रेप हैं अभी जो चल रही हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा।
आपको अभी से ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना। अब वो कैसे नहीं होना, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ जो जिन बातों को मैं फ़ॉलो करता रहता हूँ अपने टेस्ट के। मैं तो मुख्तलिफ टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह देते रहता हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि ये नॉट पैनिकिंग वाली आर्ट कितनी मुश्किल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई MCQ सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने वो टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है या आपने वो MCQ पहले से सॉल्व किया हुआ है। अब आप दोबारा उसको पढ़ने जा रहे हैं और आपने पढ़ना शुरू किया, आप भूल गए, अरे डैम इट, लो भाई। अब यहाँ पे आप जो है वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक। अब यहाँ पे पता है क्या बोलेंगे, यार इतना पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रहा, यार ये तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, यार ये क्या हो रहा है, अब पता नहीं ये आ गया टेस्ट के अंदर, फिर ये तो मुझसे ये याद नहीं हो रहा, तो बाकी चीज़ें पता नहीं कितनी ऐसी होंगी जो मैं भूल जाऊँगा। जहाँ पर आपने ये ख्यालात की बौछार अपने दिमाग पे कर दी, आपका समझें फिनिश, सॉरी टू से। अब आपने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ जब इस तरह कोई ओकेजन आ गई कि मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ या रिवाइज़ करने के बावजूद मुझे कोई याद नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि यार चलो अभी 2 महीने बाकी हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज़ करूँगा, अगली बार फिर याद आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, अगली दफ़ा फिर रिवाइज़ करूँगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर लूँगा। 1 महीना बाकी है, कोई मसला नहीं है, भूल गया हूँ ना, कोई मसला नहीं, 1 महीना बाकी है, इसमें रिवाइज़ करूँगा दोबारा और पेपर तक, टेस्ट तक इंशाल्लाह याद करूँगा, कोई बात नहीं। 1 हफ़्ता बाकी है, अरे यार ये तो भूल गया, कोई मसला नहीं है, दोबारा से रिवाइज़ करूँगा, 1 हफ़्ता है मेरे पास, दोबारा से इंशाल्लाह टेस्ट देने के लिए जाऊँगा और जो है वो याद कर लूँगा। 1 दिन रह गया टेस्ट के अंदर, फिर भूल गया, कोई मसला नहीं है, 1 दिन तो है ना, इंशाल्लाह इसको दोबारा रिवाइज़ करूँगा। आखिरी दिन तक आपने ये स्ट्रेटजी को अपनाना है और आपने पता है क्या सोचना है कि भाई जो है वो ये सवाल तो अगर मुझे याद नहीं हो रहा ना, ये सवाल इंशाल्लाह आएगा ही नहीं। ये डम बेस्ट अप्रोच आपको लग रही होगी, पता नहीं क्या सर बातें कर रहे हैं भाई, ये आपको मैं बड़े गोल्डन वर्ड्स जो है ना वो बता रहा हूँ, ताकि आप ये जो नॉट पैनिकिंग वाली आर्ट ना, नहीं घबराने वाली आर्ट, परेशान ना होने वाली आर्ट, ये आप सीख लें। क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आप ड्यूरिंग द प्रोसेस लेकर आएंगे, ड्यूरिंग द आप प्रिपरेशन लेकर आएंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके टेस्ट के अंदर काम आएगा। अभी आप फेल हो गए समझें, टेस्ट के अंदर भी आप पास नहीं हो सकेंगे। तो आपने ये सोचना है कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इंशाल्लाह, आपने फोकस रिज़ल्ट के ऊपर नहीं करना, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, आपने फोकस करना है अपने प्रोसेस के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। जो आपके हाथ में है वो आप पूरा 100% अपने देने की कोशिश करें, ताकि आपकी टेंशन रिलीज़ हो कि भाई रिज़ल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है, और मेरी मेहनत में इंशाल्लाह करूँगा, प्रोसेस के ऊपर फोकस करूँगा पूरा, रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं करूँगा तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट ही मेरे हक़ में इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। ठीक है ना। तो ये चंद बातें आपने अपनानी है ताकि आप टेंशन का शिकार ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें और मोटिवेशन के साथ तैयारी करें कि भाई मुझे तो क्लियर करना ही करना है। तो उम्मीद है आपको ये कुछ बातें अपनी इंटरेस्ट के अंदर फ़ायदा देंगी और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इंशाअल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाएंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका इर्तिज़ा रहमान।